सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 24 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। शुरू करने से पहले सभी छात्र जिनका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 भर्ती में चयन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहे लंबे समय से देवेंद्र कुमार का भी इस बार एसडीएम पद पर चयन हो चुका है, उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मगर जिन छात्रों का किसी भी कारणवश चयन नहीं हुआ या वो बहुत पहले ही प्रारंभिक परीक्षा में रुक गए थे, उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वैकेंसीज आती रहेंगी, वैकेंसीज जाती रहेंगी। ये हमारे ऊपर है कि हम अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज करवाएं या साल दर साल भर्तियों का इंतज़ार करते रहें। सभी को ऑल द बेस्ट है जो 24 में 17 मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिएगा। चलिए, प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने है असम में न्याय यात्रा में हंगामे, राहुल गांधी पर एफआईआर। ये बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज़ है तो हम इसे छोड़ देंगे। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न का ऐलान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा, जो कि गर्व की बात है। चलिए हम अपने सीधे आर्टिकल्स पा जाते हैं। बाकी कोई भी आर्टिकल अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप अध्ययन स्वयं से भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हर बार कि हमारे साथ साथ आपको खुद भी अखबार का अध्ययन करना आना चाहिए। ये आर्टिकल है अक्षय ऊर्जा। बढ़ती ज़रूरतें और सीमित संसाधनों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण वक्त का तकाजा है, ताकि दुनिया में आम जीवन को लेकर एक संतुलन कायम रहे। मुश्किल तब आती है जब किसी मामले में निर्भरता की वजह से कई तरह की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। इस संदर्भ में देश की ऊर्जा ज़रूरतों और उपलब्ध संसाधनों पर गौर किया जा सकता है कि किस तरह पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, गैस आदि आज ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। मगर यह छिपा नहीं है कि इनकी लगातार घटती उपलब्धता और बढ़ती कीमत की वजह से आज इस मामले में भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य अगर ज़मीन पर उतरा तो इससे गरीब और मध्यवर्ग की बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत होगी। साथ ही एक बड़ा बदलाव देश की ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति में आएगा और भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह खुलेगी। दरअसल प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की आसान उपलब्धता के बावजूद इस मामले में ज़्यादा प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि लोगों के बीच सौर पैनल या ऐसे अन्य संसाधनों को लेकर पर्याप्त जागरूकता का अभाव रहा है। इस वजह से लोग कई स्तरों पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को आसान बनाने के लिए या तो ऊर्जा की कमी या मुश्किल का सामना करते हैं। आमतौर पर जो विकल्प सामने होते हैं, लोग उसी दायरे में अपना जीवन बसर करते रहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के मुकाबले और ऊर्जा को लेकर भी यही स्थिति है। कम या मामूली खर्च में बिजली मिलने का विकल्प होने के बावजूद इस तक आम लोगों की पहुंच आम तौर पर नहीं हो पाती है। इसलिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लक्ष्य की अहमियत समझी जा सकती है। मौजूदा दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती खपत और उपलब्धता की सीमा के लिहाज से देखा जाए तो सौर ऊर्जा आने वाले वक्त में क्षेत्र में एक अनिवार्य विकल्प होगी। साथियों, सौर ऊर्जा जैसे कि हम लंबे समय से देखते आए हैं कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी हमारी है
मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये पहली बात तो ख़त्म हो सकते हैं आने वाले समय में, और ख़त्म तो होंगे ही। दूसरी बात, इनका जो हम इस्तेमाल करते हैं इससे हम पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचाते हैं। साथियों, हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, है ना, हाइड्रो एनर्जी, है ना, वाटर एनर्जी, ये तो कहते हैं हम। ठीक है, ताकि हम पर्यावरण के लिए तो एक कुशल माहौल बना के रखें, साथ ही साथ हम ये जो कि बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है इसका इस्तेमाल भी कर पाएँ। अब सूर्य एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, आप देखिए, आप बड़े बड़े पैनल्स लगा दीजिए लंबे लंबे खेतों में जाके, और अनलिमिटेड सप्लाई आपको सूरज की मिलेगी। जो तो अभी रहेगा ना, सूरज तो अभी अरब खरब साल तक रहेगा ना। आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ पैनल लगाने हैं। सोलर पैनल्स आपके लिए बिजली जनरेट करेंगे। पवन ऊर्जा, हवा चली रही है, हवा तो कहीं जाने नहीं वाली है। पवन ऊर्जा के माध्यम से हम बिना कोई ज़्यादा प्रोडक्शन में पोल्यूशन करे, उत्पादन में पर्यावरण को नुकसान करे, हम लंबे लक्ष्य को पा सकते हैं। हम लंबे लक्ष्यों को पा सकते हैं। इसलिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू करा था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत की उपज है, 121 देश हैं, शायद इसमें बढ़ भी गए होंगे अब तक तो। और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े हैं। हमने COP28 में भी हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जीज की बात करी है। हमने ईवी बैटरीज पे चलने वाले व्हीकल्स की बात करी है। मतलब कि अगर हम सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें एक तो पहली बात पर्यावरण के लिए अच्छा माहौल बनाए रखेंगे। दूसरी बात, हम एक इकोनॉमिकल एनर्जी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे देश के नागरिकों को। चलिए देखते हैं कैसा रहता है अभियान, कामयाबी रहेगा। अगला आर्टिकल है यात्रा में टकराव। ये पॉलिटिकल है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा गया लेख है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे जीवन पर कई लोग के व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम जिनके संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मेरे लिए ऐसे ही रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज कर्पूरी बाबू की 100वीं जन्म जयंती है। मुझे उनसे कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ बेहद करीब से काम करने वाले कैलाशपति मिश्र से मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। उनके साथ काम करने वाले लोग याद रखते हैं कि कैसे वह इस बात पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक पैसा भी इस्तेमाल ना हो। ऐसे ही एक वाक़या बिहार में उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ। तब राज्य के नेताओं के लिए कॉलोनी बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई ज़मीन नहीं ली। जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप ज़मीन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वह बस विनम्रता से हाथ जोड़ लेते थे। 1988 में जब उनका निधन हुआ तो कई नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव आए। कर्पूरी जी के घर की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतने ऊंचे पद पर है व्यक्ति, घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। कर्पूरी बाबू की सादगी का एक और लोकप्रिय किस्सा 1977 में जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश यानी जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में इकट्ठा हुए। उससे शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील की ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सकें। लेकिन कर्पूरी जी ने इसमें भी एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने पैसे तो स्वीकार कर लिए, लेकिन उस मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। साथियों, ऐसे नेता जो
समाज के लिए जीते हों, समाज के लिए सोचते हों, कम ही हैं। हमारी सरकार निरंतर कर्पूरी जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यह हमारी नीतियों और योजनाओं भी दिखाई देता है। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही है कि कर्पूरी जी जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर सामाजिक न्याय की बात बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई थी। कर्पूरी जी के विज़न से प्रेरित होकर हमने इसे एक प्रभावी गवर्नेंस मॉडल के रूप में लागू किया। हम आज सैचुरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रत्येक योजना का लाभ 100% लाभार्थियों को मिले। इस दिशा में हमारे प्रयास सामाजिक न्याय के प्रति सरकार के संकल्प को दिखाते हैं। इसी तरह हमारी सरकार ने SC, ST और OBC आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। हमें OBC आयोग की स्थापना करने की भी स्वीकार प्राप्त हुआ, जो कि कर्पूरी जी ने दिखाए रास्ते पर काम कर रहा है। कुछ समय पहले शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना भी देश में OBC समुदाय के करोड़ों लोगों के लिए समृद्धि का नए रास्ते बनाएगी। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। आगे आते हैं विशेष वाले पृष्ठ पे हमारे सामने है पथ चिंतन से मार्ग सुरक्षा बनाएगी केंद्र सरकार। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही पथ चिंतन के नाम से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। यह पथ चिंतन केंद्र सरकार को नई तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराएगा। सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय व विशेषज्ञों के माध्यम से आने वाले सुझावों को केंद्र सरकार अपने पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करेगी। मंत्रालय ने इस योजना को पथ चिंतन 24 का नाम दिया है। केंद्र सरकार की योजना है कि इस पहल से मार्ग निर्माण के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक, कार्बन तत्व में कमी लाने वाली पहल, देश में बढ़ते जा रहे कचरे के पहाड़ और निर्माण मलबे का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक सुझाव सामने आ सकेंगे। पायलट परियोजना के विजेताओं की घोषणा मंत्रालय ने 15 फरवरी तक करेगा। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक इसमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। चुने जाने वाले विजेताओं को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 3 साल तक काम करने का मौका भी मिलेगा और उनके काम के आधार पर भुगतान भी किया जाएगा। बहुत ही हम कहते हैं ना कि पब्लिक इंटरफेरेंस, पब्लिक को अगर हम साथ लेके चलेंगे हम और बेहतर कर पाएंगे। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं राजहंस पक्षी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रवासी पक्षियों की दिनचर्या पर भी पड़ा है। इससे उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। यह बात विभिन्न पक्षी विज्ञानियों के द्वारा किए गए शोध में सामने आई है। इस बात की जानकारी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पर्यावरण विज्ञान विभाग के अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र भट्ट ने की। उन्होंने बताया कि 40,000 की तादाद में राजहंस केंद्रीय एवं दक्षिण एशिया में अलग अलग तालाबों और झीलों में रहते हैं। जलवायु में लगातार बदलाव के कारण इनकी तादाद कम हुई है। कुछ सालों में राजहंस पक्षियों के प्रवास की तिथि में परिवर्तन हुए हैं और इस साल तो ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज से साथियों पक्षियों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। उनके पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं लाइफ के। गंगा के तट पर इस बार उनकी तादाद 20 से 25 के बीच ही दिखाई दी, जबकि पिछले बरस 50 से 60 की संख्या में हरिद्वार में देखे गए थे। इसके अलावा राजहंस पक्षी देहरादून के आसान बांध और ऋषिकेश की गंगा के बैराज के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इन क्षेत्रों में अभी तक केवल 40 से 50 के बीच में ही देखे गए हैं। तो बेसिकली पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, ये क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सेंसिटिव होती है इनकी लाइफस्टाइल क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम समय रहते इस क्लाइमेट चेंज को कम करें, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। अगर हम कम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नियंत्रण में तो रख सकें। चलिए, पूर्ण महिला दस्ता पहली बार करेगा मार्च गणतंत्र दिवस की परेड को लेके। ये अच्छी खबर है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट भी। और ये है खेल जगत की खबरों में। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला वर्ग में बारबरा क्राइस्कोवा को हराने के बाद एरिना सबलेंका ने बारबरा क्राइस्कोवा को हरा दिया है। शुभकामना है एरिना जी को।
बहुत बढ़िया प्रदर्शन। चलिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, ये जरूरी है याद रखिएगा। रवि शास्त्री जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भावनात्मक पल। बाकी आज के लिए इतनी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस हो गई या फिर हमने डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो कि दे रखा है नीचे की तरफ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और बढ़िया करके तैयारी करिए। 17 मार्च को एकदम फोड़ के आइए पेपर को।